I would now like to request the Chief Guest here, Arora sir, to say a few words. सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइजर्स को और बैंक को टीम को अपनी ओर से बधाई देता हूं कि और धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस मंच पे एज ए चीफ गेस्ट उन्होंने इनवाइट किया। मैंने मुझे पता चला कि हमारे रिजर्व बैंक के 3 ऑफिसर्स जो है इन्होंने इवैल्यूएट किए हैं प्राइसेस, तो मुझे इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कहने में कि ये जो इवैल्यूएशन है ये एकदम जैसे आरबीआई के लोग इंस्पेक्शन करते हैं और इंस्पेक्शन से एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दिखाई देती है इंस्पेक्शन रिपोर्ट में, तो यहाँ भी जो जिनको प्राइज़ मिला है दे डिज़र्व इट एंड आई ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स congratulate all the winners and hope that others will also follow next time. कुछ समय पहले मैंने एक सेशन लिया था रिगार्डिंग फ्यूचर ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, तो समय के अभाव से मैंने उसको इनकम्प्लीट छोड़ा था। वो इस वजह से मुझे वो महाभारत की कहानी याद आती है कि अभिमन्यु जब वो कौरवों के चक्रव्यूह में घुसता है तो बाहर आने का रास्ता उसको नहीं मालूम होता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ रिजर्व बैंक ने रास्ता भी दिखाया है कि कैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को कंपटीशन में मूव करना है, कमर्शियल बैंकों का मुकाबला कैसे करना है, फिनटेक का मुकाबला कैसे करना है, और जो डिजिटल लैंडर्स हैं उनको कैसे मात देनी है। मैं थोड़ा सा अपना जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वहाँ भी शेयर की थी, मैं यहाँ रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, शायद कुछ लोग वहाँ पे नहीं थे, तो इसलिए ज़रूरी है थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूँ कि वहाँ पे मैंने क्या डिस्कस किया था। ब्रीफ में बताऊँगा ताकि लोग बोर भी ना हो। मैंने कहा था कि अभी जो सुपरविज़न रेगुलेशन है वो आरबीआई में टॉप से बॉटम में जा रहा है। आरबीआई गवर्नर खुद इस मामले को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए इतना इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं कि मुझे लगता है कि अब ये सेक्टर सेफ हैंड्स में है। उसका कारण ये है कि पिछले 2 महीनों में रिजर्व बैंक गवर्नर ने 2-3 कॉन्फ्रेंसेस की हैं मुंबई में और स्टेट फेडरेशंस के साथ और नाफका नेशनल फेडरेशन के साथ। उसमें उन्होंने कुछ इश्यूज जो उठाए हैं मैंने वहाँ भी बताया था। उन्होंने ये कहा है कि भाई कंप्लायंस इस सेक्टर में बहुत वीक है, रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करना है, ऑडिट फंक्शन को सीरियसली निभाना है, ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने बताई है, और ये भी कहा है कि जो आप क्रेडिट ग्रांटिंग डिसीजन लेते हैं उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन कीजिए, उसको प्रोफेशनल वे में लोन लीजिए। नॉर्मली हम कोऑपरेटिव बैंक्स में क्या करते हैं कि क्योंकि जो बोरोवर हैं वो हमारे मेंबर्स भी हैं और हम उनको जानते हैं, तो जान पहचान की वजह से हम थोड़ा अप्रेजल में कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। कई बार उनके फाइनेंशियल्स जो लेंडिंग नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से नहीं होते और फिर भी हम लोन दे देते हैं। तो इसके लिए उन्होंने गवर्नर ने बोला है कि जो अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा।
जो बड़े लोन्स हैं उनकी मॉनिटरिंग होगी। जो बड़े बैंक हैं उनको पता होगा क्रिलिक्स को रिपोर्ट करना होता है। एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। आईटी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी अरेंजमेंट, रोज बैंकों में ये डिस्कशन होता है कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि बहुत खर्चा होता है, अफोर्डेबिलिटी है नहीं सेक्टर में। रिकवरी एंड राइट ऑफ की फैसिलिटी भी दे दी है, लेकिन इसको एक्सरसाइज करने के लिए थोड़ा कॉशन करना पड़ेगा। गवर्नेंस के लिए बहुत जोर दिया है गवर्नर ने। इनफैक्ट उन्होंने तो ये भी कहा कि जो डायरेक्टर्स हैं, सीईओज हैं, काफ़ी टाइम तक 15 से 20 साल तक वो एक ही जगह पे काम करते रहते हैं, तो कोई कूलिंग पीरियड नहीं होता, तो ये सही नहीं है, इसमें रोटेशन होना चाहिए। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को भी इंफॉर्मेशन देनी है, क्योंकि एक ट्रांसपेरेंसी का ज़माना आ रहा है। अब हम उस इरा से गुजर चुके हैं जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते थे। अभी ये रेगटेक और सुपटेक का ज़माना है, जहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफिस में बैठे बैठे आपकी सारी ऑपरेशंस को वहीं बैठे बैठे मॉनिटर कर लेगा। ऑफसाइट सर्वेलेंस सिस्टम इतना बेहतर हो जाएगा कि आपको रिटर्न्स वगैरह सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्यूचर में। अभी तो आप कर रहे हैं और उसी के बेस के ऊपर एनालिसिस हो रहा है, और जब वो लोग इंस्पेक्शन पे आपके बैंक में आते हैं तो आधी से ज़्यादा इंस्पेक्शन रिपोर्ट वो वहीं रिजर्व बैंक से तैयार करके लाते हैं, क्योंकि उनके पास जो ऑफसाइट सर्वेलेंस सिस्टम है उसमें इंस्पेक्शन के लिए डेटा अवेलेबल होता है। इसके अलावा जो नया रेगुलेटरी सिस्टम आ रहा है वो बड़े बैंकों के लिए थोड़ा हाई लेवल का है एज कंपेयर टू बिकॉज वी आर कोऑपरेटिव बैंक्स, तो हमें अभी उसका एक्सपोजर नहीं मिला है, इसलिए हमें नया लग रहा है। जिसमें जैसे मैंने बताया कि आपको साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, तो ये लेवल 1 से लेके लेवल 4 तक दिया है। बड़े बैंकों के लिए लेवल 3 एंड लेवल 4 है, उसमें बहुत खर्चा होता है और माइन्यूटली आपने सुना भी होगा सिक्योरिटी ऑफ डाटा एक्सेट्रा। नेक्स्ट सेशन में उन्होंने बताया था मेरे पास। रेटिंग मॉडल को भी रिवाइज कर दिया है आरबीआई ने। सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क के बारे में मैंने पहले बताया था। और क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट हो गया है, तो आरबीआई के पास सेक्शन 10 में पावर आ गई है कि वो मैनेजमेंट के ऊपर अपना सुपरविज़न एक्सरसाइज करें। तो अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, अपॉइंटमेंट ऑफ एमडीज, सीईओज, हालांकि ये इशू थोड़ा अभी सब जुडिस है, क्योंकि कुछ बैंकों ने उसको कोर्ट में चैलेंज किया है, तो वो अभी जब तक डिसीजन नहीं आता तब तक उसके ऊपर फर्दर एक्शन नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ रिस्क ऑफिसर, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, ये चीज़ें नई हैं। कोऑपरेटिव बैंकों में पहले ऐसे नहीं होता था। एनहेंसमेंट ऑफ CRAR, मैंने बताया था कि ग्रेडेड सुपरविजन होगा। छोटे बैंकों के लिए CRAR 9% है, लेकिन टियर 2 से टियर 4 तक 12% कर दिया गया है। ग्रेडेड टाइम दिया है, ग्लाइड पाथ दिया है। इसके अलावा जो भी आप बैलेंस शीट बनाते हैं उसके लिए डिस्क्लोजर नॉर्म्स जो है प्रिस्क्राइब कर दिए हैं आरबीआई ने। अब प्रॉब्लम हमारी क्या है कि हमारा सेक्टर शुरू से ही, हमारे पास लिमिटेड एवेन्यूज हैं कैपिटल के, टेक्नोलॉजी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, अडॉप्शन हमारी बहुत स्लो है, हमारे पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम रहती है। आपने सुना होगा माधवपुरा का जो एपिसोड हुआ था,
उसमें गुजरात में 202 बैंकों को लिक्विडिटी प्रॉब्लम हुई थी। देयर वाज नो वन अवेलेबल टू प्रोवाइड फंड्स टू द बैंक्स। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? लिक्विडिटी हेल्प तो चाहिए ना। जब भी कोई प्रॉब्लम, जो टेम्परेरी लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, उसके लिए सपोर्ट तो चाहिए, चाहे वो आरबीआई दे या कोई और ऑर्गेनाइजेशन दे। ऑफ कोर्स हमारे जो डायरेक्टर्स हैं वो इतने प्रोफेशनल नहीं हैं जितने आरबीआई चाहता है। कमर्शियल बैंकों में क्या होता है कि उन्होंने सेगमेंट्स बनाए हुए हैं, इतने लोग क्रेडिट से आएंगे, इतने लोग इन्वेस्टमेंट से आएंगे, इतने लोग आईटी से आएंगे। हमारे जो डायरेक्टर्स हैं वो चुने जाते हैं, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पीपल, बिकॉज वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप फॉर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो अब जो ओपन मेंबरशिप है, डेमोक्रेटिक कंट्रोल है, तो ऐसे में हमारे जो डायरेक्टर आएंगे उन्हीं को ही उन्हीं के द्वारा ही बैंक चलाया जाएगा। आरबीआई ने जो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया दिया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि 1/3 ऑफ द डायरेक्टर्स शुड बी फ्रॉम द इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप साइड। अब प्रॉब्लम हमारी ये है कि 1/3 डायरेक्टर कहाँ से आएंगे? अगर 20 डायरेक्टर एक बैंक में हैं या 15 हैं तो 5 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट चाहिए जो प्रोफेशनल होने चाहिए। तो अभी क्योंकि हमारे पास अवेलेबिलिटी का अभाव है तो आरबीआई भी इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली उसको इन्फोर्स नहीं कर रहा है, लेकिन इन टाइम्स टू कम हमें करना पड़ेगा, इसके लिए तैयार रहना है। हमारा हेट्रोजीनियस कैरेक्टर है। हमारे पास 2 करोड़ का बैंक भी है, 10 करोड़ का भी है, और सारस्वत बैंक 70,000 करोड़ का बैंक है। तो रेगुलेशन आरबीआई के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वन साइज फिट्स ऑल का जो फॉर्मूला है वो यहाँ नहीं चलेगा। हमें इसीलिए हमने इसको 4 टीयर्स में बांट दिया है बैंकों को, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, डिपेंडिंग अपॉन द डिपॉजिट साइज। अभी भी हमारे पास टीयर 3 और टीयर 4 में 84 बैंक्स हैं, जिसमें से करीब 52 बैंक्स आर शेड्यूल्ड बैंक्स एंड रिमेनिंग 34 banks will be scheduled, because scheduling has just been approved by the government of India and RBI and guidelines are yet to come, पर उसमें टीयर 3 एंड टीयर 4 बैंक्स एलिजिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेगुलेशन और सुपरविजन आ रहा है दैट विल बी डिफरेंट फॉर शेड्यूल्ड बैंक्स इंक्लूडिंग टीयर 3 एंड टीयर 4, और जो नॉन शेड्यूल्ड रह जाएंगे टीयर 1 एंड टीयर 2, उसमें भी हमारे पास 1402 बैंक हैं। इसके अलावा जो बीआर एक्ट में अमेंडमेंट है उसमें टेन्योर ऑफ डायरेक्टर्स का भी लिमिटेशन है। उन्होंने कहा है कि 2 टर्म 4-4 साल की होंगी, यानी कि 8 साल तक आप डायरेक्टर रह सकते हैं, जबकि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट में या 97th अमेंडमेंट में उन्होंने 5 साल की 2 टर्म हैं, तो 10 साल तक तो रहते ही हैं। अभी तक इसमें एम्बिग्यूटी है, आगे क्या होगा जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता तो कुछ नहीं कह सकते। अब ये सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो इसका समाधान क्या है? वही बात हुई ना कि अभिमन्यु अंदर चला गया, बाहर कैसे आएगा? तो उसके लिए आरबीआई इसके ऊपर बहुत लंबे समय से काम कर रहा है, जिसका नाम उन्होंने दिया है अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। अब आप कहोगे ये क्या है? अम्ब्रेला छतरी। तो सारे के सारे बैंक एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ऑपरेट करेंगे, और ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उन सब का सॉल्यूशन हमें देगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपना बैंक भी चलाते रहेंगे और हमारी प्रॉब्लम का समाधान भी हमको अम्ब्रेला से मिल जाएगा, और हमें सारी फैसिलिटीज मिलेंगी जो एक शेड्यूल्ड बैंक को मिलती हैं, चाहे वो कमर्शियल बैंक है, चाहे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक है। जो फैसिलिटीज उनके पास हैं वो
ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हमारे बैंकों को देगी। जैसे कैपिटल रेजिंग है, हमें प्रॉब्लम है कि हमारे पास कैपिटल का इश्यू है, क्योंकि हमारे पास एवेन्यूज ही नहीं है। शेयर लिंकेज है, खाली जो लोग लोन देते हैं उसको हम कुछ परसेंटेज उनसे लेके और उनको मेंबर बना देते हैं, वो कैपिटल माना जाता है। एक्चुअली जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से ये कैपिटल नहीं है, डेफिनेशन में नहीं आती है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, शुरू से चल रहे हैं और ये सिस्टम है, तो उसको कैपिटल का नाम दिया गया है। तो ये जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है ये कैपिटल सपोर्ट देगी। लिक्विडिटी प्रॉब्लम, माधवपुरा में मैंने बताया कि 202 बैंक गुजरात के थे खाली, और हाहाकार मची हुई थी। बड़े बड़े बैंक फेल होने की कगार पे थे, क्योंकि उनके पास डिपॉजिटर आए हुए थे, लाइनें लगी हुई थी, पैसा देने को नहीं था। आरबीआई भी कुछ नहीं कर पाया। खैर वो अलग स्टोरी है, 10 साल तक वो चलता रहा, 10 साल के बाद उसका लाइसेंस कैंसिल हुआ, लेकिन 202 बैंक बच गए। तो ये ऑर्गेनाइजेशन लिक्विडिटी सपोर्ट देती है। एक बहुत बड़ा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी आर्किटेक्चर ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाना है। ये सारा का सारा मैं बता रहा हूँ इसलिए कि एक इंटरनेशनल स्टडी की थी जो क्रेडिट यूनियंस दूसरे कंट्रीज में हैं वहाँ पे, और ये सारे फंक्शंस वहाँ पे ये ऑलरेडी क्रेडिट यूनियंस करती हैं, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस। और जो एक्टिविटीज़ है इसमें म्यूचुअल सपोर्ट है। अभी क्या है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, चेयरमैन हैं, कि हर एक का अपना अपना बैंक है, दूसरे बैंक से उसका कोई लिंक नहीं है। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन आपको ऐसे रास्ते बताएगी, ऐसा समाधान करेगी कि म्यूचुअल सपोर्ट, म्यूचुअल गारंटीज आपस में ये बैंक देंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि कोई भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल नहीं होगा। ये ऑर्गेनाइजेशन ये फैसिलिटी देने वाली है। पेमेंट गेटवेज, हमारे कोई भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो छोटे हैं उनके पास अपना पेमेंट गेटवे नहीं है, प्रोडक्ट्स नहीं है, मॉडर्न प्रोडक्ट्स बैंकिंग के। आपने कल दोनों सेशन में, कल भी आज भी देखा, नए नए बैंकिंग प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन हमें एक्सेस नहीं है। तो क्या किया जाए? तो ये ऑर्गेनाइजेशन नए प्रोडक्ट्स देगी और आपको बिना किसी आरबीआई की अप्रूवल के जो है इन प्रोडक्टों को आप यूज कर पाएंगे। थोड़ा फीस जाए, ऑफ कोर्स दे विल चार्ज फॉर फीस, जो भी उनकी होगी उसके हिसाब से, बट इट विल बी ए वेरी नॉमिनल फीस, और दोनों को फायदा होगा। और अल्टीमेटली ये ऑर्गेनाइजेशन इट इज गोइंग टू बी ए बैंकर्स बैंक लाइक आरबीआई और नाबार्ड और सिडबी, क्योंकि ये लिक्विडिटी फैसिलिटी देगी, कैपिटल सपोर्ट देगी, रीफाइनेंस फैसिलिटी देगी। तो ये सारे जो है ना अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस हैं। चूँकि हम आज की डेट में स्टैंड अलोन बेसिस पे चल रहे हैं, इसलिए रिजर्व बैंक ने महसूस किया कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जिनसे ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर की प्रॉब्लम्स हैं इनका समाधान निकल सके। इससे क्या होगा? हमारी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो अच्छी हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। आए दिन जो पब्लिक कॉन्फिडेंस हमारा कम होता है, रिजर्व बैंक को भी बहुत दर्द होता है जब कोई लाइसेंस कैंसिल होता है, और पब्लिक की भी हाहाकार होती है, क्योंकि उनका जो लार्ज डिपॉजिटर हैं 5 लाख से ऊपर के, कई बार तो आरबीआई के बाहर धरना भी दिया गया है, हमने भी फेस किया है कई बार। तो ये चीज़ें सब खत्म हो जाएंगी और एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, और आरबीआई को भी फायदा होगा, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी तो नेचुरली आरबीआई भी सोचेगा ये ऑर्गेनाइजेशन देखेगी, इसलिए हमारा कुछ ज़्यादा सिर दर्द नहीं है। अब मैंने बताया था कि ये इंटरनेशनल लेवल पे होता है,
हमने मतलब आरबीआई ने जो कुछ कमेटी मेंबर्स थे उनको यूएसए भेजा, कनाडा भेजा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, फिनलैंड, पोलैंड, नीदरलैंड, जहाँ जहाँ कोऑपरेटिव यूनियन है या कोऑपरेटिव मूवमेंट है, उन ऑर्गेनाइजेशन का, उन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी की गई। अब फ्रांस में कुछ लोग जो गए हैं कई बार नापकप के थ्रू या वैसे जाते हैं, वहाँ पे क्रेडिट एग्रीकोले ग्रुप है, वो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का काम करता है। नीदरलैंड में राबो बैंक ग्रुप है, वो सब फैसिलिटीज देते हैं जो अपन ने डिस्कस किए हैं अभी। यूरोपियन मॉडल में जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है वो अपेक्स एंटिटी एज ए सेंट्रल बैंक, एज ए आरबीआई काम करती है। जो आरबीआई फैसिलिटी देता है वो सब फैसिलिटी बैंकों को देती है, कोऑपरेटिव बैंकों को, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में कुस्कल है, क्रेडिट यूनियन सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया लिमिटेड। वो क्या करते हैं, म्यूचुअल गारंटीज देते हैं, और जब भी कोई एक बैंक प्रॉब्लम में आता है सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये जो म्यूचुअल सॉलिडेरिटी है, ये हमारा जो मेन जो है एसेट है इस सेक्टर में, इसको हमें कैपिटलाइज करना है। अब मैंने पहले सेशन में भी बताया था कि हमारे पास ऐसे बैंक भी हैं जिनको 100 साल हो गए हैं। 1904 में हमारा जो ये एक्ट बना था, तब से कोऑपरेटिव मूवमेंट चल रहा है, तब से स्ट्रक्चर्ड है। लेकिन हमारे बैंक स्टैंड अलोन बेसिस पे ही चल रहे हैं, हम अपना आप देख लेंगे। लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तब जो है रिजर्व बैंक भी याद आता है और बड़े बैंक भी याद आते हैं, और ऐसा लगता है कि इनका साथ मिल जाता तो हम आज इस पोजीशन में ना होते। और ये समय की मांग है। अभी तो क्या है कि बड़े बड़े जो बैंक हैं, आईटी सर्विसेज आप उनसे ले रहे हैं, हमें मालूम है, चाहे वो सरस्वत बैंक हो, एसवीसी बैंक हो या दूसरे बैंक हैं, आईटी सर्विसेज दे रहे हैं। उनके पास डाटा सेंटर्स हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली आपको देखा जाए बैंकिंग पार्लेंस के हिसाब से, कोई भी बैंक नॉन बैंकिंग एक्टिविटी नहीं कर सकता, वो आईटी प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकते। लेकिन आरबीआई क्योंकि सिस्टम में है ऐसा कि नहीं तो बहुत सारे छोटे बैंक बंद हो जाएंगे, आंखें बंद की हुई हैं, चल रहा है। इसके अलावा मैंने ये बताया था कि बहुत सारे हमारे बैंक वीक हैं, सिक हैं। 600 से ज़्यादा बैंक सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क में हैं। इंस्पेक्शन रिपोर्ट उनकी टॉप कप को जाती है, रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं। तो इन चीज़ों को सबको टैकल करने के लिए इस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का ज़रूरत है। अब ये जैसे मैंने कहा कि हिस्ट्री है इसकी, 2006 में एक कैपिटल अगमेंटेशन के लिए आरबीआई ने कमेटी बनाई थी, जो मिस्टर एनएस विश्वनाथन उस वक्त सीजीएम थे, बाद में डिप्टी गवर्नर रिटायर हुए। उन्होंने कहा था कि भाई कैपिटल रेजिंग के लिए हमें एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है जो हमारे छोटे छोटे कोऑपरेटिव बैंकों को कैपिटल रेज करने के लिए हेल्प करे, चाहे वो खुद करके इनको खुद मोबिलाइज करके इनको कैपिटल दे या कोई और मेथड दे। उसके बेस के ऊपर आरबीआई ने 3 कमेटियां बनाई ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक तो इमीडिएटली 2007 में ही बन गई थी, उसका नाम था वीएस दास कमेटी, जिन्होंने द इशू रिगार्डिंग सेटिंग अप ऑफ द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन को एग्जामिन किया और अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा था कि ये ऑर्गेनाइजेशन एक एनबीएफसी होनी चाहिए और ये सारी फैसिलिटीज़ जो हमने अभी डिस्कस की हैं वो प्रोवाइड करेगी, चाहे वो लिक्विडिटी सपोर्ट हो, आईटी सपोर्ट हो,
या कोई वीक बैंक है उनको कैपिटल सपोर्ट चाहिए, किसी भी टाइप की मैनेजरियल सपोर्ट चाहिए, कॉरपोरेट गवर्नेंस की चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आदमी नहीं मिल रहे हैं प्रोफेशनल्स, उसके लिए चाहिए, तो ये सब सपोर्ट वहाँ से मिलेगी। अब ये रिपोर्ट जब आरबीआई को सबमिट की गई तो उसको आरबीआई ने एक्सेप्ट नहीं किया। उसका कारण क्या था कि सेक्टर के लोग ये कहते थे कि भाई कोऑपरेटिव का पैसा कोऑपरेटिव में रहना चाहिए, बाहर हम कंपनी को नहीं देंगे, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए थी, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को पैसा कंपनी में जमा करवाना पड़ेगा कैपिटल के लिए। 300 करोड़ की कैपिटल थी, तो सेक्टर से बड़ा रेसिस्टेंस हुआ, नहीं 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 करेंगे। तो आरबीआई ने कहा ठीक है, नहीं करोगे तो ऐसे ही चलता रहेगा, जितने बैंक बंद हो जाएंगे हो जाएंगे। और उस प्रोसेस में मैंने पहले सेशन में बताया कि 455 बैंक बंद हो गए हैं, 150 मर्ज हुए हैं और 305 बैंक बंद हो गए। अगर ये 2008 में जब इन्होंने रिकमेंडेशन दी तब ये एक्सेप्ट हो जाती तो ये सिचुएशन नहीं आती। उसके बाद एक और कमेटी बनाई गई, दैट वाज हेडेड बाय मालेगांव, ही वाज ए सेंट्रल बोर्ड मेंबर, मालेगांव कमेटी ऑन लाइसेंसिंग ऑफ न्यू बैंक्स। उनको ये काम भी दिया गया कि आप अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए। अब इस कमेटी ने कहा कि ठीक है, उनको अगर एनबीएफसी या कंपनी का मॉडल नहीं चाहिए तो इसको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं। उससे पहले कुछ अटेम्प्ट हुए थे कोबी वगैरह के बारे में, तो वो खैर नहीं हो पाया, उनको लाइसेंस नहीं मिला कोबी को, कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन मालेगांव कमेटी ने ये कहा और कुछ और उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि इस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये कोऑपरेटिव बैंक होगा तो इसके ऊपर जो डिपॉजिट होगा वो सीआरआर और एसएलआर के लिए भी क्वालिफाई होगा, और पेमेंट गेटवे वगैरह वगैरह इस ऑर्गेनाइजेशन को फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, ऐसा उन्होंने रिकमेंड किया। मैं भी था उस वक्त आरबीआई में, तो ये कमेटी की रिपोर्ट हमने एग्जामिन की तो देखा कि सेक्शन 5 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में हमें कोऑपरेटिव बैंक की डेफिनेशन दी हुई है। उसमें ये कहा गया है कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर नहीं बन सकती। तो अगर अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन को कोऑपरेटिव बैंक बनना है तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कैन नॉट पार्टिसिपेट, तो इसलिए वो नहीं बन पाई, तो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का काम आगे नहीं चला। उसके बाद गांधी कमेटी आई, उसमें मैं भी था। गांधी कमेटी ने यही कहा कि आप चाहे इसको एनबीएफसी करो या कोऑपरेटिव बैंक बनाओ, लेकिन इसको जल्दी करो क्योंकि बैंकों के लाइसेंस कैंसिल हो रहे हैं। तो तब ये आरबीआई में डिसाइड किया गया कि हम इसको नाफकम को दे देते हैं ये काम, नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, और साथ में स्टेट फेडरेशंस ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। इनको लिखा गया कि आप स्ट्रक्चर, डिज़ाइन, कैपिटल, मैनेजमेंट और इसके बिजनेस मॉडल के बारे में आप बताइए कि कैसे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी। तो 2017 में इन्होंने कमेटी बनाई, उसमें मैं भी मेंबर था और मिस्टर वीएस दास जो पहली कमेटी के चेयरमैन थे वो इसके चेयरमैन थे। तो हम दोनों ने मिलके, और बाकी के मेंबर्स भी थे, तो स्टीयरिंग कमेटी की एक रिपोर्ट बनाई और उसको आरबीआई को सबमिट कर दिया। तो आरबीआई ने वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद हमने कहा कि ये एनबीएफसी ही बनेगी, क्योंकि लीगल स्ट्रक्चर जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का है वो ये कहता है कि एक कोऑपरेटिव बैंक कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ द अदर कोऑपरेटिव बैंक, ये डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है। तो इसलिए डिसाइड किया गया कि ये एक एनबीएफसी बनेगी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद आरबीआई को नाफकम ने अप्रोच किया कि ये हमारी रिपोर्ट है, इसके ऊपर हमें आप अप्रूवल दीजिए।
तो 6 जून 2019 को आरबीआई ने रेगुलेटरी अप्रूवल दे दी कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन का जो है सेटअप कीजिए, इसको एस्टेब्लिश कीजिए। उसमें यह कहा गया कि जो स्ट्रक्चर है ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी एज एन एनबीएफसी, नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग, लेकिन जो मेंबर्स होंगे जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, उसके जो डिपॉजिट होंगे दे विल बी एग्जम्प्टेड। मैनेजमेंट में ये कहा गया कि इट विल बी ए प्रोफेशनली रन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 50% लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे, प्रोफेशनल्स होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट्स, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स, इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स, क्रेडिट एक्सपर्ट्स, आईटी एक्सपर्ट्स, ये सब होंगे 50%। सोर्सेज ऑफ फंड्स, कैपिटल, कमर्शियल बोरोइंग, डिपॉजिट, लोन्स फ्रॉम यूसीबीज, रीफाइनेंस एक्सेट्रा, ये होगा। इसके बाद जब एक कंपनी फ्लोट कर दी गई तो इसमें जो एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन करने वाली है, क्योंकि मुझे टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं बताने वाला हूँ कि इसमें जो फंड बेस्ड एक्टिविटीज होंगी वो आपको, जो किसी भी कोऑपरेटिव बैंक को है उसको लोन दिया जाएगा, एडवांसेस दी जाएंगी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को, बाकी को किसी को नहीं। रीफाइनेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इमरजेंसी लिक्विडिटी सपोर्ट, कैपिटल सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट्स। जो नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज़ होंगी वो आईटी प्लेटफॉर्म, जैसे मैंने बताया आपको, साइबर सिक्योरिटी और आईटी सेटअप करने की ज़रूरत नहीं, यही ऑर्गेनाइजेशन शेयरिंग बेसिस पे देगी। ट्रेजरी मैनेजमेंट की सर्विसेज देगी, कंसल्टेंसी एंड एडवाइजरी सर्विसेज, ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और जो मेन इंपॉर्टेंट काम है वो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो आरबीआई का इंस्पेक्शन होता है, कुछ पोर्शन जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के पास होगा, ये फोकस स्क्रूटनी करेंगी, या तो लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम है तो लिक्विडिटी का इंस्पेक्शन करेंगी, या सीआरएआर या फंड मैनेजमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा एटीएम फैसिलिटीज, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल फंड, कंसल्टेंसी इन एएलएम, अमलगमेशन, मर्जर, ये सब काम ये ऑर्गेनाइजेशन करने वाली है। एचआर सर्विसेज। अब आरबीआई ने कहा है कि क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट नॉन एसएलआर होगी तो ये जब आप कैपिटल को कंट्रीब्यूट करेंगे तो ये 10% की जो लिमिट है इसको अप्लाई नहीं होगी। इट विल बी ओवर एंड अबव द 10% ऑफ नॉन एसएलआर लिमिट। स्ट्रक्चर तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और इट इज़ ए वॉलेंट्री मेंबरशिप, किसी के ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन के लिए 300 करोड़ का है, लेकिन उन्होंने कहा 100 करोड़ आप 31 मार्च तक ले आइए, और इस ऑर्गेनाइजेशन के पास पहले से ही 127 करोड़ की कमिटमेंट आ गई है, और कैपिटल के लिए शेयर्स इशू कर रहे हैं। मे बी बाई नेक्स्ट वीक इट विल बी डन। लेकिन यूओ विल बी इफेक्टिव ओनली व्हेन देयर इज ए म्यूचुअल सपोर्ट, सॉलिडेरिटी, कोऑपरेशन एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन। ये चारों फैक्टर्स जो हैं होंगे तभी ये ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगी। ऑलरेडी हमने बिजनेस प्लान आरबीआई को सबमिट कर दिया है, उसमें सारी एक्टिविटीज़ हैं। इसकी जो इनकम वगैरह होगी वो इंटरेस्ट इनकम या ट्रेजरी इनकम होगी, और कॉस्ट स्ट्रीम्स जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि आईटी इन्होंने लेना है, और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह। फिर भी ये हमने सोचा है कि करीब 3rd ईयर में इसका प्रॉफिट हो जाएगा। इसमें जो फर्स्ट फेज में जो फैसिलिटीज़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को मिलने वाली हैं वो है इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, पेमेंट गेटवेज, बिल पेमेंट फैसिलिटीज़, सीटीआर, एसटीआर, केवाईसी, देन यूपीआई, भीम, देन बैंक स्टेटमेंट, डिजाइनिंग द आईटी प्लेटफॉर्म, देन सोशल मीडिया एंड लोकल लोन जनरेशन टीम, क्योंकि डिजिटल लैंडिंग आ रही है तो इसका भी आपको, और इसके लिए आपको आरबीआई के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी आरबीआई के द्वारा अप्रूव्ड है। अब आपको बेनिफिट जो है ये खाली स्मॉल यूसीपीज को नहीं है, इवन बड़े बैंकों को भी है। बड़े बैंकों को बेसिकली क्या बेनिफिट होगा? जब छोटा बैंक कोई क्लोज होता है तो बड़े बैंक के ऊपर भी असर पड़ता है। लिक्विडिटी, जैसे मैंने बताया माधवपुरा बैंक जैसी बैठ गई, वो बड़ा बैंक था, तो ऐसे जब कोई प्रॉब्लम आती है तो बड़े बैंकों को भी ज़रूरत पड़ती है। आईटी जो सपोर्ट है वो कॉमन होगी सबके लिए, और इसमें रेगुलेटरी
forbearance, regulatory restrictions, रेगुलेटरी रिलैक्सेशंस जो मेंबर बनेंगे उनको मिलेगी, ब्रांच एक्सपेंशन वगैरह, FSWM का क्राइटेरिया स्ट्रिक्टली शायद नहीं अप्लाई होगा। हमने RBI को अप्रोच किया है। और सेकंड जो फेज़ है इसमें हमने जो बाकी का जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, DC DR पे एंड यूज़ मॉडल, ओन IT आर्किटेक्चर, साइबर सिक्योरिटी वगैरह, ये सेकंड फेज़ में आएगा। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि एक अपॉर्चुनिटी है, आप सब लोग इसको सपोर्ट करें। अभी हम फेस वैल्यू के ऊपर ही 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में दे रहे हैं, लेकिन जब सेकंड ट्रांच 31 मार्च के बाद आएगा वो प्रीमियम पे मिलेगा। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जितना 173 बैंकों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है और 127 करोड़ का मोबिलाइजेशन हो गया है, तो 100 करोड़ जो इनिशियल हमारा जो टारगेट था वो पूरा हो गया। थैंक यू वेरी मच। आई हैव टेकन एक्स्ट्रा टाइम and once again I congratulate all the winners and also my congratulations to Banco and the organizers. Thank you very much.